सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये कार्यक्रम बना रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। दोस्तों, हमारे देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर रेल के प्रोजेक्ट, रोड के प्रोजेक्ट, रोप वे के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था के ऊपर सही से पढ़ाया नहीं जाता। हमें यह तो पढ़ाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में अर्थ, धन या पूंजी कैसे बनाना है, लेकिन क्यों बनाना है, क्यों जरूरी है, बनाने की आवश्यकता क्या है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा मार किस पर पड़ रही है, ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे ये पूंजी का इतिहास, कैसे ये पूंजी का विकास, कैसे ये पूंजी को इस्तेमाल करके दुनिया के सारे संसाधनों पर कब्जा किया गया, दुनिया के सारे आविष्कारों पर कब्जा किया गया, दुनिया के पूरे मानवीय संसाधन पर कब्जा किया गया। इस पूंजीवाद में आखिर क्या है कि दुनिया के 1% लोग सबसे ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं। ये एक सोचने का विषय है। इस तरह की फिलॉसफी, इस तरह के दर्शन का हमारे भारत में प्रचलन नहीं है, क्योंकि हमें इस शिक्षा से वंचित रखा गया। तो भारत में जो मेट्रो, रोड, रोपवे, हवाई उड्डयन की चीज़ें का जो विकास हो रहा है, क्या विकास सही है? इस वीडियो में मैं प्रमुखतः मेट्रो और रेलवे, मेट्रो पर बात करूंगा, मेट्रो ट्रेन के ऊपर, कि शहर के अंदर जो रेल का विकास हो रहा है, क्या वह सही है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, क्या यह सही है? उत्तर है कि नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या ये होना चाहिए? नहीं, मेट्रोस नहीं बननी चाहिए। तीसरा ये कि क्या इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा? नहीं, इससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, इससे गरीबी फ़ायदा होगी। चौथा, इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे शीर्ष पूंजीपतियों और नेताओं को फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे कैसे? मैं ऐसे नहीं बोल रहा। आप यदि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की द्वितीय पुस्तक, 3 पुस्तकें हैं उसकी, पूंजी, पूंजी की तीसरी पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पे पूरा रेल के इतिहास के ऊपर एक अध्याय है। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक मोटी पूंजी एक पूंजीपति को या एक संस्था को दे दी जाती है, और ये मोटी पूंजी क्या होती है? ये पूंजी वो होती है जो लोगों की मेहनत से जमा अर्थ है, अर्थात लोगों की मेहनत के बाद जो इकट्ठा हुआ जो शक्ति है, वो पूंजी है। वो पूंजी एक व्यक्ति को या एक संस्था को दे दी जाती है। अब ये संस्था का काम होता है कि मेट्रो के लिए इतना कंस्ट्रक्शन करे, सीमेंट, लोहा, जगह, उसके पार्ट्स वो बनाए या खरीदे। तो बहुत बड़ी पूंजी उनके हाथ में आती है, या वह कहीं से अरेंज कर कर बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं। अब हर व्यक्ति जो इसमें काम करता है, बनाने से लेके आगे तक, उसको क्या मिलता है? उसको तो न्यूनतम दिहाड़ी मिलती है। अगर उसका कंस्ट्रक्शन चला और एक मिस्त्री को लगातार काम मिला, और मान लीजिए वो 10 साल में जाके हुआ, तो उसको 10 साल ही रोजगार मिलेगा। लेकिन उस 10 साल रोजगार में उसको उतनी पूंजी मिलेगी कि वो खा पी सके, कम से कम रूप में। उससे उसके महल नहीं खड़े होंगे, उससे उसको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सब मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को सिर्फ उनकी छोटी दिहाड़ी मिलनी होती है। तो वो जो श्रम कहीं और लगाते, वो श्रम पूरा उतने वर्ष के लिए वो मेट्रो के निर्माण में देते हैं। अब निर्माण में जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है, सीमेंट की, सीमेंट के लिए सबसे पहले तो जाके पहाड़ों को तोड़ा जाता है, काटा जाता है, चूना निकाला जाता है, कई चीज़ें निकाली जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं,
उनको सिर्फ न्यूनतम दिहाड़ी या उससे भी कम दिहाड़ी मिलती है। तो वहाँ भी उन हजारों जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसी और काम को छोड़ के वो करते, उनको भी कोई फायदा नहीं होता। चाहे वो लोहे की खाने हो, लोहा निकालना हो उसको बनाने के लिए, ऐसे ही जिन फैक्ट्रीज में इसके हिस्से तैयार होते हैं, उन फैक्ट्रीज के अंदर भी जो आम मजदूर होते हैं उनको फिर वही न्यूनतम दिहाड़ी के हिसाब से या बहुत कम दिहाड़ी के हिसाब से मिलती है। कुछ इंजीनियर या फॉरमैन होते हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा दिहाड़ी दी जाती है, ताकि वो उन श्रमिकों से काम ले सकें। असल में ये एक दूसरी प्रथा है कि वो बाकी गुलामों पे नियंत्रण रख सके। ऐसे ही बाद में जब मेट्रो तैयार होती है तो उसे काम करने वाले लोगों को भी कुछ कुछ दिहाड़ी दी जाती है। तो पूंजी का जो, अब मेट्रो जो बनी हमारी पूरी, तो उसमें जो ये लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने जो काम किया, कच्चा माल निकालने से लेकर, निर्माण से लेकर, मेट्रो के रेल बिछाने से लेकर, मेट्रो के डब्बे, फिर उसके बाद मेट्रो की मेंटेनेंस, वहाँ की सफाई, ट्रैक्स की सफाई, मेट्रो के अंदर सुरक्षा अधिकारी, सब मिलकर जो मेहनत करते हैं, वो एक पूरा एक व्यवस्था बनाते हैं पूंजी के विस्तार की, पैसे के विस्तार की। और वो जो पूंजी का विस्तार होता है, उस पूंजी का विस्तार उसका फायदा उसको होता है जिसके हाथ में वो पूंजी जाती है। अगर वह सरकार के हाथ में जा रही है तो सरकार के मंत्री आगे किस तरह से उसे इस्तेमाल करके और कैसे उसका विस्तार करेंगे। और हमें पता है कि सरकार के मंत्री क्या करते हैं, वे अपने रिश्तेदारों की या किसी की कंपनीज बनाते हैं और फिर वो पैसा घूम फिर के उनकी कंपनीज में चला जाता है। और अगर प्राइवेट कंपनीज हो, निजी क्षेत्र की कंपनी हो, तो पैसा सीधा उठ के उन्हीं के पास जाता है और जो थोड़ी पूंजी थी वो विस्तृत होती जाती है। अब वो जो पूंजी का विस्तार है, अब आप कहेंगे अरे भाई वो कमा रहे हैं, पूंजी आ रही है, लेकिन वो विस्तार क्या है, वो बढ़ क्यों रही है? वो बढ़ती ऐसे है, एक तो उसमें काम करने वाले लोगों को न्यूनतम या कम से कम तनख्वाह दी जाती है, तो वहाँ से जो बचत होती है वो बचत होती है। दूसरा ये कि सरकार से कई सुविधाएं होती है जिसके लिए शुल्क देना चाहिए, वो शुल्क नहीं दिया जाता, वहाँ से बचत होती है। तीसरी बचत कैसे होती है कि बाकी जो संसाधन होते हैं, बाकी संसाधन ठप हो जाते हैं, बाकी यातायात ठप हो जाता है, तो वहाँ से जो यात्री होते हैं वो फिर मेट्रो में आते हैं, तो उनका जो भीड़ होती है वो बढ़ती जाती है, तो वो और विस्तृत होती जाती है। लेकिन अंततः ये सारी पूंजी इकट्ठी होकर या तो सरकार जो कि नेताओं के कंट्रोल में होती है या एक पूंजीपति के पास जाती रहती है। तो उसके लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए या बड़ी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए, ये एक जरिया बन जाता है। अब आते हैं कि मैंने कहा कि ये बेरोजगारी बढ़ाती है कैसे। देखिए, हमारा अंग्रेजों ने भारत में 4 शहर बसाए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। ये शहर क्या थे? ये असल में डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे निर्माण के। इन्होंने पहले इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट बसाए, तो ये फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट थे। अब आप कहेंगे फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट है तो भैया क्या बुराई है? फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट का उनका मकसद था कि जो भी काम हाथ से या पशुओं से होते हो, उनको ख़त्म करके उनकी नई जो पद्धतियां हैं जिसमें मशीनरी आती है, उससे किए जाए। तो नुकसान क्या है? भारत के अंदर, भारत की देखिए खूबी क्या थी, भारत की खूबी थी अलग अलग तरह के निर्माण जो लोग हाथों से करते थे, हस्तकलाएं थी। तो वो सब मशीनें क्या करती हैं? मशीनें हाथों की जगह ले लेती है और मशीनें वो वस्तुएं उत्पादित करनी शुरू कर देती है। तो वो सारी निर्माण पद्धति मशीनों में आ गई, तो लोग जो, और मशीनों से उत्पादन अत्यधिक होता है, तो और फिर उस उत्पादन को, उन वस्तुओं को उठा के दुनिया के बाजारों में, यहाँ तक कि गाँवों तक भी फैलाया जाता है, जिससे सारे परंपरागत काम, चाहे वो भारत के गाँवों के हों चाहे बाहर के हो, वो सारे ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब वो ठप हो जाते हैं तो वहाँ पर बेरोजगारी होती है। जब वहाँ बेरोजगारी होती है, वहाँ पर लोगों को काम नहीं होता करने के लिए, तो फिर वो भागे भागे शहर की तरफ आते हैं जहाँ पर उनको मेट्रो दिखाई जाती है। लेकिन होता क्या है कि इन शहरों के अंदर जो काम करने वाले बड़े पूंजीपति या छोटे पूंजीपति होते हैं, उनके लिए श्रमिकों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की एक लंबी फौज खड़ी हो जाती है, जिसको वो और कम से कम वेतन देते चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वेतन इतना कम हो जाता है कि एक आदमी की काम करने में दिलचस्पी नहीं होती, तो वो शहर में काम करना बंद कर देता है। लेकिन क्या वो गांव जाकर या शहर में कोई हाथ का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि
सारी चीज़ें मशीनों से बन रही है। क्या वो कोई बड़ी मशीनरी या बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अगर छोटी लगाएगा तो बड़ी इंडस्ट्री के आगे वो टिक नहीं पाएगा। और छोटी लगाना भी छोटी बात नहीं होती, छोटी इंडस्ट्री भी करोड़ों रुपए में लगती है। तो वह आदमी क्या करेगा? वह आदमी जाएगा शराब के ठेके पे जाएगा, वहाँ जाकर जो उसकी थोड़ी बहुत बचत है, जो उसकी थोड़ी बहुत कमाई है या उसके घर वालों की कमाई है, वो जाकर शराब के ठेके से शराब लेगा या नशे की दुकान पे तंबाकू बीड़ी सिगरेट लेगा और वो पैसा भी पूंजीपतियों को दे देगा। तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा? पूरा परिवार पूरा परिवार मिलके एक पूंजीपति के लिए या तो उसके कारखाने में या उसकी फैक्ट्री में या उसकी दुकान पर या उसके गोदाम में या उसके घर में मजदूरी करेगा। कौन लोग हैं? ये मजदूर नहीं थे, ये भारत के उत्पादन करने वाले उत्पादक थे। ये भारत के असली निर्माता थे जो कि बिल्कुल बेरोजगार हो गए शहरों में आकर। तो ऐसे इस मेट्रो से जो कि खींचती है लोगों को, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और जैसा मैंने बताया तो गरीबी बढ़ती जाएगी, गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जितनी ज़्यादा गरीबों की संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा शोषण उनका बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा पेशकश, बहुत कम समय में मैंने आपको इतना इतिहास से लेकर वर्तमान तक इतनी जानकारी दे दी है कि आप इसे 2-3 बार सुने, शेयर करें। और यदि आप और इसके बारे में विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास अभी हिंदी में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो हमें सिखाया नहीं जाता। फिर भी मैंने एक पुस्तक निकाली है, श्रम का विभाजन और निर्माण। ये पुस्तक आप वेबसाइट nspmart.com पर ऑर्डर कर सकते हैं। nspmart.com। आप फ़ोन भी कर सकते हैं मुझे 8527533051। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मैं शायद पुस्तक बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये मेरा एक मिशन है। क्योंकि समस्याएं मैंने भी बहुत सफ़र करी है, अपने मित्रों को, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को और दुनिया को देख रहा हूँ कि किस तरह से। तो मैं काफ़ी सालों से अध्ययन कर रहा हूँ अर्थशास्त्र का। काफ़ी सालों से मैं भारत की जो मूल आर्थिक समस्या है उसको कैसे हल करें, उसको बहुत गहराई से समझने के लिए दिन रात में मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, लेखन करता हूँ और वीडियो बनाकर आप तक लेके आता हूँ और उनको शेयर भी करता हूँ। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए मुझे कोई धन नहीं मिलता है, पर कोई बात नहीं। यहाँ भगवान बुद्ध हैं जो कहते हैं अच्छे काम करो तो आपको पुण्य अनुमोदन होगा, पुण्य बढ़ेगा। इधर डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं जो कि भारत के महान अर्थशास्त्री थे और इनकी सबसे पहले मैंने जो अर्थशास्त्र पे पुस्तक पढ़ी वो इन्हीं की थी। तो इन्होंने जो वो प्रयास शुरू किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे कमजोर हो गई, रुपए की समस्या, इनकी थीसिस थी कि भारत का रुपया कैसे गिरता गया। ये भारत जो कभी बहुत अमीर था। मैं आपको बता दूं, एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखा है। हालांकि एडम स्मिथ एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। राजनीतिक अर्थशास्त्री वे अर्थशास्त्री होते हैं जो कि, जो मैंने सब समझाया, पूंजी का विस्तार और उसके ऊपर पॉजिटिव व्यूज रखते हैं, क्योंकि वो प्रायोजित होते हैं। ये सब पुराने राजे रजवाड़े थे या उनके लोग थे जिन्होंने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था विकसित करी, ऐसी किताबें लिखी। पर इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी तो वो पुस्तक के अंदर एडम स्मिथ का रेफरेंस था। लेकिन एडम स्मिथ भी ये बात कहते थे कि 300 साल पहले भारत, चीन, जब यहाँ पर कोई मशीनी उत्पादन नहीं होता था, ये अर्थव्यवस्था थी, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियाँ थी ये। हम आर्थिक रूप से, हमारे यहाँ पर एक, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने जो राज किया, जो फतह करी, वो धीरे धीरे करके करी और यहाँ के लोगों को मिला के करी। तो वो, अगर यहाँ के राजवाड़े नहीं मिलते तो अंग्रेज यहाँ पे फतह नहीं कर पाते। तो हम कोई कमज़ोर नहीं है, हम कभी भी सामरिक रूप से कमज़ोर नहीं है, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है, हम उत्पादन की दृष्टि से कमज़ोर नहीं है, हम ज्ञान की दृष्टि से कमज़ोर नहीं है। आज हमारा जो पुराना प्राचीन ज्ञान है, जो बौद्ध ग्रंथों में, चीन में, कोरिया में, जापान में, ताइवान में, लाओस में, कंबोडिया में, नेपाल में, वियतनाम में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, हमें ज़रूरत है कि उस ज्ञान को हम वापस लाएं। हमें ज़रूरत है कि हमारे जो परंपरागत हस्त उद्योग थे उनका हम विकसित करें। हमारे बाज़ारों में हमारे हस्त उद्योग आने चाहिए। और पशुपालन, पशु पे हम वापस आएँ, खास करके बैल पे हम वापस आएँ, ट्रैक्टर्स को हटाएं। बहुत सारी बातें हैं। आप कहेंगे कि शायद आजकल ये बातें कोई कहेगा तो आप कहेंगे कि शायद मेरी दिशा सही नहीं है, लेकिन मैं वो सब सोचने के बाद ही आगे बोल रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं
वो मैं 15 साल से सोच ही रहा था। और वो सोचने के बाद और उसके साथ अध्ययन करने के बाद और देखने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, मैं एक डॉक्टर के रूप में आपको मरहम दे रहा हूँ, आपको दवाई दे रहा हूँ अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की। मैं निखिल सबलानिया दोबारा से मेरी अगली पुस्तक मशीनों के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अगर हो सके तो अपनी ये बकवास की पूंजी को मेरे को दें, ताकि मेरा दिनचर्या में जो ज़रूरतें होती हैं वे पूरी हो सके। नहीं भी अगर आप ऐसे करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है nspmart.com, उस पर जाकर आप पुस्तकें खरीद सकते हैं, जिससे मुझे अर्थ उतना मिल जाएगा कि मैं इस अर्थव्यवस्था को सही कर सकूं। और मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए 8527533051, 88518888708851188170, ये दूसरा नंबर है। ये वीडियो किसी के विरोध में नहीं है, ये वीडियो किसी पार्टी के, किसी व्यक्ति के, किसी विचारधारा के विरोध में नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें वे करें। लेकिन ये वीडियो एक प्रयास है भारत की जो समस्या है, और मैं बता रहा हूँ अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में फैलेगा, ये प्रयोग दुनिया में फैलेगा। हम एक प्रयोग का हिस्सा थे, वो प्रयोग हम पे किया गया, पहले इंग्लैंड में किया गया, फिर हम पे किया गया, पूरी दुनिया में चल रहा है वो। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, हम इतिहास में वापस चले जाएं, तो ये प्रयोग पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि भारत की शिक्षा पूरी दुनिया मानती है। इस बात को आप समझिए। अमेरिका भी मानेगा, इंग्लैंड भी मानेगा, यूरोप भी मानेगा, चाइना, जापान, जर्मनी मानेंगे। अगर हमने ये प्रयोग किया, हम रिवर्स गए, उल्टी दिशा में जाइए, उत्पादन पद्धति में हटा दीजिए आविष्कार, उनको सीमित क्षेत्रों में रखिए, जैसे सेना के क्षेत्र में रखिए जहां उनकी आवश्यकता होती है, या कोई ऐसे क्षेत्र में जहां वाकई में आवश्यक है। तो ये एक लंबी चीज़ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो आज बन रहा है ना, इसका प्रभाव अगले हो सकता है 100 200 300 सालों बाद नजर आए, आज नहीं नजर आएगा। क्योंकि जिस व्यवस्था में हम आ गए हैं उसमें 500 साल लग गए, तो हो सकता है और 500 साल लगे या 1000 साल लगे, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत गहरी हो गई है। लेकिन प्रभाव जाएगा, सूचना जाएगी सदियों तक। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से, ये विशेष कार्यक्रम कि क्या रेल, मेट्रो रेल बननी चाहिए, यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।